नमस्कार, गुड मॉर्निंग। राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बारात से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, आप सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर द्वितीय प्रश्न पत्र कौन सा है? प्रतिनिधि भारतीय राजनीतिक विचारक। यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा भारत का जो व्यवस्था है, जो भारत की व्यवस्था है, उस समय प्राचीन काल में क्या व्यवस्था रही, मध्यकाल में क्या व्यवस्था रही, इनके बारे में हमारे जो विचारक हैं, थिंकर हैं, उन्होंने तत्कालीन व्यवस्था पर अपने विचार व्यक्त किए। हम प्रथम यूनिट, जो हमारी प्रथम इकाई है, उसमें है प्राचीन भारतीय विचारक, जिसमें मनु, कौटिल्य और शुक्र आते हैं। उस यूनिट के अंदर हम आज अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम पिछली कक्षा में हमने कौटिल्य के बारे में पढ़ा था। आज हम कौटिल्य के बारे में पढ़ेंगे। कौटिल्य के अनुसार राजा के कार्य और राजा पर नियंत्रण की व्यवस्था की गई। कौटिल्य का अर्थशास्त्र इनका प्राचीन भारत का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में जो उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों में जो राज व्यवस्था थी, उसके बारे में लिखा है। उस समय राजा का शासन हुआ करता था, इस बात को हम जानते हैं। आज हम चुनाव प्रतिनिधि चुनते हैं। उस समय कौटिल्य ने जो आज हम देख रहे हैं चुनाव प्रतिनिधि, वैसी की वैसी व्यवस्था उसमें दर्शाई है। कौटिल्य का राजा संविधा के आधार पर, संविधा कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त किया था। जो सर्वोच्च पद था उसमें कॉन्ट्रैक्ट था, अनुबंध था, किसी द्वारा थोपा हुआ नहीं था। इसलिए हम कौटिल्य को वास्तविक विचारक कह सकते हैं, कल्पनावादी नहीं कह सकते। कौटिल्य ने अपनी पुस्तक या अपने वक्तव्यों में कभी भी वन व्यवस्था का समर्थन नहीं किया है, ना ही उन्होंने वन व्यवस्था को कायम रखने के लिए कहा है। उनके अनुसार योग्यतम व्यक्ति ही राजा हो, उसके लिए जाति बंधन वन की महत्व को उसने खत्म कर दिया। और सबसे महत्वपूर्ण बात, राजा जो है उसके कर्तव्य निर्धारित किए। यदि राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन सही नहीं करता है तो राजा उस पर नियंत्रण का भी प्रावधान रखता है। कौटिल्य उस पर नियंत्रण का भी प्रावधान रखता है। राजा किसी परमात्मा का अवतार नहीं है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा किसी परमात्मा का अवतार नहीं है या किसी भगवान का रूप नहीं है। राजा और राज्य एक संविधा के आधार पर, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर निर्मित व्यवस्था है। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें है राजा के कार्य और कर्तव्य। जो राजा के कर्तव्यों का, कार्यों का वर्णन करते हुए कौटिल्य लिखा है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, राजा ने लिखा है वो राजा के बारे में कि प्रजा के सुख में राजा का सुख है। प्रजा के सुख में राजा का सुख है, प्रजा के हित में राजा का हित है। राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं है। प्रजा के सुख में ही उसका
सुख है। कौटिल्य कहते हैं कि प्रजा के सुख में ही राजा का सुख है। यदि प्रजा सुखी है तो राजा भी सुखी है, और प्रजा के हित में ही राजा का हित है। जो प्रजा का हित है उसमें ही राजा का हित है, और राजा के लिए प्रजा के सुख से भिन्न अपना सुख नहीं। मतलब राजा को सुखी तभी रह सकता है जब प्रजा सुखी रहे, और प्रजा के सुख में ही उसका सुख है। यदि प्रजा सुखी रहती है तो राजा भी सुखी प्रसन्न रहता है। उसके अनुसार राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। राजा और प्रजा में पिता और पुत्र का संबंध होना चाहिए। जैसे पिता पुत्र का ध्यान रखता है, वैसे ही राजा के द्वारा प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। इस सामान्य धारणा के प्रतिपादन के साथ ही कौटिल्य राजा के जो कार्य कर्तव्य है उस बात को दर्शाता है। उसमें पहला लिखता है लोकहित और सामाजिक कल्याण। कौटिल्य कहता है कि लोकहित और सामाजिक कल्याण, पहला पॉइंट देखिए कि कौटिल्य ने राजा को लोकहित और सामाजिक कल्याण के कार्य सौंपे हैं। राजा को कौन से? लोकहित के और सामाजिक कल्याण के कार्य सौंपे। किसने? कौटिल्य ने। इनके अंतर्गत राजा दान देगा अथवा अनाथ, वृद्ध तथा असहाय लोगों के पालन पोषण की व्यवस्था करेगा। असहाय गर्भवती स्त्रियों की उचित व्यवस्था करेगा और उनके बच्चों का भरण पोषण करेगा। जो किसान खेती न करके जमीन प्रति छोड़ देते हो, उनके पास से जमीन लेकर दूसरे किसानों को देगा। उसके अन्य कर्तव्य कृषि के लिए बांध बनाना, जल मार्ग, स्थल मार्ग, बाजार और जलाशय बनाना। दुर्भिक्ष के समय जनता की सहायता करना, दुख के समय जनता की सहायता करना, उन्हें बीज देना। आवश्यक होने पर उसे धनवानों पर अधिक कर लगाकर धन को गरीबों में बांट देना। कौटिल्य के अनुसार खाद्यान्न वस्तुओं का निर्माण, जंगलों में इमारती लकड़ी और हाथियों को प्राप्त करना तथा अच्छी नस्ल के जानवरों को पैदा करने का प्रबंध भी राजा के द्वारा किया जाना चाहिए। राजा के लोकहित और समाज कल्याण संबंधी इन कार्यों को कौटिल्य की दूरदर्शिता की झलक कही जा सकती है। कौटिल्य ने कहा है कि राजा को लोकहित और सामाजिक कल्याण के कार्य करना चाहिए, गरीबों असहायों की रक्षा करनी चाहिए, किसानों की रक्षा करनी चाहिए, किसानों को समय पर बीज उपलब्ध करना चाहिए, उनको बेचने के लिए मंडियों की व्यवस्था करनी चाहिए, बाजार व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे राज्य सुख और धन धान्य से संपन्न रहे। दूसरा क्या बताया उन्होंने कि राजा को युद्ध करना चाहिए। युद्ध आवश्यक तो नहीं है, परंतु युद्ध से अपने क्षेत्र का विस्तार और पड़ोसी राज्य द्वारा अपने राज्य पर आक्रमण ना करे, ऐसी व्यवस्था बनाए रखनी चाहिए। वर्तमान समय में युद्ध करने को राजा के कर्तव्य में सम्मिलित करने पर भले ही आपत्ति की जाए, कौटिल्य के अनुसार युद्ध करना राज्य का प्रमुख कार्य है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र का केंद्र एक ऐसा विजिगीषु जो विजय की इच्छा रखने वाला हो राजा है, जिसका उद्देश्य निरंतर नई भूमि प्राप्त कर अपने क्षेत्र में वृद्धि करना है। कौटिल्य राज्य की सभी आर्थिक और अन्य संस्थाओं की महत्ता इसी मापदंड से निश्चित करता है कि ये राज्य को किस सीमा तक सफल युद्ध के लिए तैयार करती है। नई भूमि प्राप्त करना अर्थशास्त्र का इतना प्रमुख विषय है कि
अर्थशास्त्र के 15 अधिकरणों में से 9 अधिकरण प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से युद्ध से संबंध रखते हैं। अर्थशास्त्र में युद्ध को बहुत बड़ा महत्व दिया, आवश्यकता पर नहीं पड़ी। अगला है नियुक्ति संबंधी कार्य। जो राजा है उसको अपने दरबार में या अपनी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, अपनी राज व्यवस्था को बनाए रखने के लिए राजा को नियुक्ति संबंधी कार्य करने चाहिए, जिसमें राजा अमात्य मंत्रियों की, सेनापति और प्रमुख कर्मचारियों की नियुक्ति करता है, सभी कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करता है और श्रेष्ठ कार्य करने वाले कर्मचारियों को पदोन्नत और पुरस्कृत करता है। राजा को इसमें एक बात महत्वपूर्ण है कि कुटिल ने यहाँ लिखा है कि राजा को नियुक्ति करते संबंध में जब राजा नियुक्ति करता है उस समय वर्ण व्यवस्था को ध्यान में ना रखे। जो उस समय प्रचलित वर्ण व्यवस्था थी, जिसको आज हम जाति व्यवस्था कहते हैं, उसको ध्यान में नहीं रखें। राजा को योग्य और प्रशिक्षित व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। राजा उन व्यक्तियों को नियुक्त करें जो व्यक्ति जिस कार्य के लिए सक्षम और कार्य करने में समृद्ध हो, उस व्यक्ति को ही नियुक्त करना चाहिए। राजा को कभी भी अपने सगे संबंधियों, निकटतम रिश्तेदारों या अपने चापलूसों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त नहीं करना चाहिए। राजा को नियुक्त उन व्यक्तियों को ही करना चाहिए जो पद के योग्य हों, जो राजकार्य में आपको सहायता दे सकें। इस प्रकार राजा ने के लिए महत्वपूर्ण यह है कि योग्य व्यक्ति का ही चयन करें, ना कि वर्ण व्यवस्था या चापलूसों के आधार पर उनका चयन करें। अगला है दंड व्यवस्था। दंड की व्यवस्था मतलब सेना की व्यवस्था राजा को रखनी चाहिए। इसके बारे में लिखा है कि राजा को रक्षा के लिए या रक्षित वस्तुओं के लिए या उनके उपयोग के लिए राजा को दंड की व्यवस्था रखनी चाहिए। समाज और सामाजिक व्यवहार दंड पर निर्भर करते हैं, इसलिए दंड की व्यवस्था या दंड को न्याय भी ले सकते हैं, व्यवस्था का महत्वपूर्ण है। किंतु इस संबंध में स्वामी का इसका ध्यान रखना चाहिए कि दंड न तो आवश्यकता और औचित्य से अधिक हो और न ही कम। न्यायोचित दंड देने वाला ही राजा पूज्य होता है और केवल समुचित दंड ही प्रजा को धर्म, अर्थ तथा काम से परिपूर्ण करता है। यदि काम, क्रोध या अज्ञानवश दंड दिया जाए तो जन साधारण को कि कौन कहे। वानप्रस्थ और सन्यासी तथा तब तक क्षुब्ध हो जाते हैं। यदि दंड का उचित प्रयोग नहीं होता है तो बलवान मनुष्य निर्बलों को वैसे ही खा जाते हैं जैसे बड़ी मछली छोटी मछली खाती है। यदि राजा दंड की व्यवस्था नहीं रखता है तो ये मान के चलना चाहिए कि मत्स्य न्याय वापस प्रारंभ हो जाएगा, राजा का औचित्य खत्म हो जाएगा, बलवान लोग निर्बलों पर अत्याचार करेंगे। जिस प्रकार बड़ी मछली समुद्र में छोटी मछलियों को खा जाती है, उसी प्रकार अराजकता की स्थिति पैदा हो जाएगी, फिर राजा का महत्व भी खत्म हो जाएगा। इसलिए राजा को दंड, सेना, न्याय व्यवस्था का उचित प्रबंध रखना चाहिए, क्योंकि इनके उचित प्रबंध से ही राजा इन कार्यों को कर सकता है। अगला है आय व्यवस्था संबंधी कार्य। आय व्यय, राज्य की जो आय और व्यय है उसका हिसाब और उस पर प्रबंध रखना चाहिए। उसे इस बात का निर्धारण कर लेना चाहिए कि जो राज्य की आय है, किन किन स्रोतों से राज्य की आय होती है और किन किन खर्चों को राज्य को करना चाहिए। इसके लिए मंत्री को या उसके विभाग को ध्यान में रखकर उसके विभाग के मंत्री को निर्देशित करे
कि इस प्रकार के कार्य किए जाए कि आय के स्रोत किसी के अहित करते हुए नहीं हो। कर इतना नहीं लगाया जाए कि जनता उससे ग्रस्त हो जाए, और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि कर के अभाव में आपकी अन्य व्यवस्थाएं डामाडोल हो जाए। जिस प्रकार हमारे यहाँ वार्षिक बजट तैयार होता है, वर्तमान में जैसे वार्षिक बजट तैयार होता है, वो बजट सिस्टम उस समय भी चला करता था। राजा को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आय के समुचित साधनों का प्रयोग करते रहें, आय के साधनों की बढ़ोतरी करें। जिस प्रकार वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखें कि आय हमारी होती है टैक्सेस से। टैक्सेस कहाँ से प्राप्त होते हैं? उद्योगों से, आय से। तो राजा को उद्योगों का निर्माण करते रहना चाहिए, औद्योगिक क्रांति करती रहनी चाहिए, क्योंकि उद्योग होंगे, वस्तुएं निर्मित होगी तो मार्केट में बिकेंगी व्यक्ति। और सबसे महत्वपूर्ण बात ही इसमें एक आती है कि राजा को रोजगार के कार्य करते रहना चाहिए, क्योंकि रोजगार शुदा जनता कभी भी विद्रोह नहीं करती है। विद्रोह का मुख्य कारण होता है भूख, लाचारी और बेरोजगारी। यदि राज्य की जनता समुचित रोजगार प्राप्त कर लेती है, आय के साधन होते हैं, तो जनता कल्याण में होती है। यदि राजा रोजगार के साधनों को खत्म कर देता है तो उसके प्रति विद्रोह पैदा हो जाता है, क्योंकि जब रोजगार नहीं होगा तो भूख, अपनी व्यवस्थाएं खराब होगी और हम विद्रोह के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए राजा को आय और व्यय का समुचित निर्धारण कर लेना चाहिए। जो राज्य है उस राज्य में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए आय और व्यय की कि राज्य की आय और व्यय समुचित और न्यायोचित होनी चाहिए। अगला देखते हैं, राजा पर नियंत्रण। यदि राजा के कर्तव्य दिए हैं और राजा अपने कर्तव्यों का निर्वहन ठीक ढंग से नहीं करता है तो उस पर नियंत्रण आवश्यक। अब नियंत्रण के लिए उन्होंने लिखा है, कौटिल्य राजतंत्र को ही शासन का एकमात्र स्वाभाविक और श्रेष्ठ प्रकार का मानता, और राज्य के 7 अंगों में राजा को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। किंतु ऐसा होने पर भी कौटिल्य का राजा निरंकुश नहीं है। उस पर कुछ ऐसे प्रतिबंध है, कुछ ऐसे नियंत्रण है जिससे राजा तानाशाह नहीं हो। क्योंकि यदि राज्य में राजा तानाशाह हो जाता है तो स्वाभाविक है कि व्यवस्था गड़बड़ हो जाती है। इससे पहला है कि राजा पर सबसे महत्वपूर्ण है धर्म और रीति रिवाज। राजा पर नियंत्रण का सबसे महत्वपूर्ण उपाय है धर्म। जो धर्म है उसका नियंत्रण बना है। राजा की शक्ति पर एक बड़ा प्रतिबंध धार्मिक नियम और रीति रिवाज है। कौटिल्य ने शासक को सभी परिस्थितियों में धर्म के अधीन रहने का परामर्श दिया है। राजा के अधिकार धर्म, नैतिक नियमों और देश काल से जुड़े रीति रिवाजों से सीमित है और वह इनका पालन करने के लिए बाध्य है। कौटिल्य ने स्पष्ट कर दिया है कि शासक का मर्यादित व अनुशासित रहना ही राज्य और शासन की सत्ता का मूल आधार है। कौटिल्य ने व्यवस्था की है कि यदि राजकीय आदेशों और धर्म के बीच टकराव हो तो राजकीय आदेशों की तुलना में धर्म का पालन किया जाना चाहिए। तत्कालीन जीवन में धर्म और परलोक की भावना बहुत प्रबल होने के कारण नरक का भय राजा को मनमानी करने से रोकने का एक प्रभावी साधन था। उसकी निजी, नैतिक और धार्मिक भावना भी उसे निरंकुश बनाने से रोकती है। अगला है जनता का नियंत्रण। जो जनता है उसका नियंत्रण कैसे? कौटिल्य ने
राजा को जनता और जनमत के महत्व के प्रति सचेत किया है। इस बात पर बल दिया है कि राजा के लिए जनता के हित और दृष्टिकोण की अवहेलना स्वयं उसके लिए गंभीर परिणामों को जन्म देगी। कोटल ने स्पष्ट कहा है कि यदि शासक जनमत की अवहेलना करता है अथवा जनता के विरुद्ध युद्ध की शक्ति का दुरुपयोग करता है तो जनता उससे घोर असंतुष्ट हो जाती है और ऐसी स्थिति में कौटिल्य ने प्रजा को राजा का परित्याग करने का अधिकार दिया है। मतलब राजा को उसके पद से हटाने का अधिकार जनता को दिया है, क्योंकि राजा संविदा के आधार पर नियुक्त है, कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर नियुक्त है, समझौते के आधार पर नियुक्त है। कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि निरंकुश राजा की अपेक्षा राजा का आश्रय प्राप्त न होना ही श्रेष्ठ है। अगला है शिक्षा प्रशिक्षण। जो राजा को राजा बनने से पहले जो उसको प्रशिक्षण दिया जाता है, उसको जो शिक्षा दी जाती है, वो भी नियंत्रण का एक साधन है। कोटल ने कहा है कि राजा के जो उसको शिक्षा प्राप्त की, उसको जो प्रशिक्षण दिया जाता है, उसमें कोटल ने राजा के लिए अनेक मानसिक और नैतिक गुण आवश्यक होने चाहिए और इस प्रकार वह सर्वगुण संपन्न राजा अपने स्वभाव से ही निरंकुश नहीं होता है। इसके अलावा उसने राजा की शिक्षा पर बल देकर उस पर ऐसे संस्कार डालने चाहिए कि वह निरंकुशता का मार्ग न अपनाकर लोकहित के कार्य करे। कौटिल्य ने राजतंत्र का समर्थन तो किया है, परंतु यहाँ डेमोक्रेटिक सिस्टम, लोकतांत्रिक राज्य की व्यवस्था भी ऐसा प्रतीत होता है कि जनता यदि नहीं माने कि जनता का कल्याण नहीं हो रहा है तो वो अपने राजा को अपने पद से हटा सकती है। मंत्रिपरिषद। अगला है मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद जो है कौटिल्य के अनुसार राज्य रूपी रथ के दो चक्र राजा और मंत्रिपरिषद है। शासन की शक्ति अकेले राजा में निहित नहीं है, वरन उसे अपनी इस शक्ति का प्रयोग मंत्रियों से परामर्श के आधार पर ही करना चाहिए। कौटिल्य ने शासक को परामर्श दिया है कि वह स्वयं की इच्छा के विपरीत होने पर ही मंत्रियों की विवेक सम्मत परामर्श को स्वीकार करे। उसने राजा को मंत्रियों के परामर्श की अवहेलना करने के गंभीर दुष्परिणाम बताए हैं और राजा को प्रभावपूर्ण शब्दों में चेतावनी दी है कि मंत्रिपरिषद और सभा आदि परामर्शदात्री संस्थाएं राजा की सत्ता पर एक प्रभावशाली नियंत्रण है। अगला है राजा और प्रजा के बीच में समझौता। कौटिल्य ने राजा और प्रजा के बीच में समझौते का परिणाम ही राज्य बताता है। उसके राज्य का निर्माण ही समझौता है। यहां राजा की आज्ञाओं के पालन की जो प्रतिज्ञा की, उसके बदले में राजा ने अपने प्रजाजन के धन और जन की रक्षा का वचन दिया है। समझौते में यह कहा है कि राजा से प्रजा का समझौता हुआ है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ, संविदा हुआ है। राजा के द्वारा प्रजा के धन जन की हानि पहुंचाने वाला कोई कार्य नहीं किया जाना चाहिए। कौटिल्य ने एक स्थान पर बताया कि राजा की स्थिति वेतनभोगी सैनिकों के समान होती है। इसका तात्पर्य यह है कि राजा कर्तव्य पालन के लिए बाध्य है और वह राजकोष से निश्चित वेतन ही ले सकता है। कौटिल्य ने राजा को मनमाने ढंग से राज्य की संपत्ति से भोग विलास के साधन प्राप्त करने का अधिकार नहीं दिया है। यहाँ कौटिल्य ने अपनी राज व्यवस्था में यह व्यवस्था की है कि राजा कभी निरंकुश नहीं हो सकता है। राजा से समझौता हुआ है, जनता का समझौते का उस पर नियंत्रण है। जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज है, धर्म है, हमारे ऋषि मुनि है, उनके आदेशों की पालना करना राजा का कर्तव्य होगा। मंत्रिपरिषद जो उसको सलाह देने वाला है, यदि राजा अपनी इच्छा से क्या विपरीत विधि कार्य करता है तो मंत्रिपरिषद उस पर अंकुश लगा सकता है और जनता का नियंत्रण सर्वोपरि है। राजा अपने कार्यों से विमुख होता है या भोग विलासिता में जाता है तो राजा को उठाने का अधिकार जनता को होता है। और जब राजा
का निर्माण होता है, यदि राजा जिस गद्दी बैठता है उससे पहले उसको प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए, उसको ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे वो राजकार्य का कार्य करते वक्त वो अपनी शिक्षाओं के आधार पर कार्य करें। आज की क्लास में इतना ही। सभी का आज की ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। सभी का थैंक्स ऑफ ऑल। कोरोना महामारी है, इस महामारी में आप मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करते रहें, आवश्यक होने पर ही घर से बाहर निकलें। जब कोरोना महामारी से हम निजात पा लेंगे, हम आपसे क्लास में मिलेंगे। सभी का धन्यवाद। यदि आपको कैसा लगा इसके बारे में आप अपने YouTube कमेंट्स पे लिखिए। सभी का धन्यवाद। थैंक्स ऑफ ऑल।